सर, बशारुल असद की रुखसती के बाद क्या आप शाम में मुस्तकिल अमन कायम हो जाएगा और क्या पोलराइजेशन का शिकार मुल्क अपनी यकजहती बरकरार रख पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में लेने का। मेरा ये ख्याल है कि बशारुल असद साहब के बाद शाम में जो सूरत हाल है मज़ीद कशीदा हो जाएगी, क्योंकि अब जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ सकते हैं और सिविल वॉर का ख़दशा है। मुझे शाम में बहुत सारे और भी तज्ज़ियाकारों की तरह एक नया अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है और मुस्तक़बिल करीब में मुझे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आते हुए नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, सर 50 साल तक इसराइल की फ़ौज शाम में दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन जो अभी हालिया सूरत हाल है उसमें दमिश्क तक पहुंच चुकी है इसराइल की फ़ौज और शामी हदूद में 400 से ज़ायद मकामात पर बमबारी भी की है। बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि जो शाम के दिफाई निज़ाम है उसको 80% तबाह कर दिया गया है। अब इस सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल की जानिब पेशकदमी कर रहा है? देखिए, इज़राइल का तो हमेशा से हदफ, उसकी जो आइडियोलॉजी रही है वो यही रही है कि उसने एक ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसको जो उसका हदफ है उसको अचीव करना है। तो उस ज़मन में तो वो सारे काम मतलब उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उनका यही है। उनका एक और इस ऑब्जेक्टिव को बेसिकली अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जितने भी मुखालिफ थे उनके, हमास, हिज़्बुल्लाह, हूती हो गए, ईरान हो गया, उन सब की जो मिलिट्री काबिलियत थी उसको उन्होंने कम से कम किया है ताकि उनको रेजिस्टेंस ना रहे, उनको आगे बढ़ने में कोई रोक ना सके। तो शाम भी एक इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा था गज़ा की वॉर में। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रास्ता था शाम, जो कि ईरान को दे रहा था हिज़्बुल्लाह और हमास की मदद के लिए, और उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया और बंद करने के बाद उन्होंने उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको टारगेट किया है ताकि ये मिलिट्री कैपेबिलिटी दोबारा अब किसी के काम ना आ सके इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि ईरान का रास्ता बंद कर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बशारुल असद की माजूरी असल में ईरान की पसपाई है, और अगर देखा जाए तो शामी सरहद से हमास और हिज़्बुल्लाह की लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी दरवाज़ा, जैसे कि अभी आप भी कह रहे थे, बंद हुआ है। इससे गज़ा में जो मज़ाहमत है उस तहरीक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, फिल वक्त जो इसमें सबसे बड़े लूजर्स हैं, जिनको सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो फ़लस्तीनी हैं, क्योंकि उनके लिए हिज़्बुल्लाह, हमास और फिर उनकी सपोर्ट में ईरान जो थे वो लड़ रहे थे, और अब तीनों की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको इजराइल ने काफ़ी डैमेज पहुंचाया है, जिसकी वजह से इजराइल को अब वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। तो जो उसकी तवज्जो को डिसरप्ट कर रहे थे, जो डाइवर्ट कर रहे थे, वो अब तवज्जो मरकूज हो जाएगी अपने उन अहदाफ पे जो उसने गज़ा में हासिल करने। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अलमिया है फ़लस्तीनियों के लिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसराइली वज़ीर दिफ़ा शाम के अंदर अपनी सरहद के साथ स्टेरिलाइज जोन के क़याम की बात कर रहे हैं। ये जोन से इससे क्या मुराद है? स्टेरिलाइज जोन वो ऐसा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें कोई फ़र्द या कोई एक्टिविटी उनकी मर्जी के बगैर ना दाखिल हो सके, ना पनप सके। तो वो मतलब उसको कंप्लीट अपने अंडर अपने चेक में रखना चाहते हैं, अपनी मॉनिटरिंग में रखना चाहते हैं। और ये भी एक तरह की, अगर आप देखें तो एक ऑक्यूपेशन है, ये भी एक जारियत है, और ये भी एक कब्जा है उस टेरिटरी पे जो कि उनकी नहीं है। अच्छा, और 11 रोज़ में अगर कहा जाए कि सिर्फ 11 गलत नहीं होगा, बशारुल असद के खिलाफ कामयाब बगावत की वजह क्या इंटेलिजेंस की नाकामी थी, या 13 साल से अपने ही मुल्क में लड़ने वाली सीरियन फौज की हिम्मत जवाब दे गई थी, जो उनकी जानिब से मुज़ाहमत भी बिल्कुल भी नहीं देखी गई, बल्कि वो इराक भाग गए? मेरा ये ख्याल है कि जो सीरियन फौज थी उसकी कोई अपनी ख़ास कैपेबिलिटी नहीं थी। हालांकि उनके पास बड़ा अच्छा इक्विपमेंट था, रूसी इक्विपमेंट भी मौजूद था, लेकिन उसको चलाने की सलाहियत शायद उनके पास नहीं थी। देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सलाहियत और उस सलाहियत को चलाने के लिए नियत। तो ये दोनों चीज़ों का मुझे लगता है कि जो शामी फ़ौज थी उसमें फुकदान था। शाम में जो कंट्रोल किया गया 13 साल से इस बगावत को, वो 3 बहुत बड़े फैक्टर्स थे या 3 बड़े हाथ थे जिन्होंने बशारुल असद साहब का साथ दिया। उसमें हिज़्बुल्लाह था, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट ईरान की थी, और फिर रशिया था, रूस था।
अब आप देखें कि रूस और अपनी रूस यूक्रेन जंग की वजह से उसका जो फोकस है वो वहाँ पर है, और ज़ाहिर बात है कि उसको भी उसमें इकोनॉमिकली भी नुकसान हुआ है, मिलिटरीली भी उसको नुकसान हुआ है। तो शायद वो इस काबिल नहीं था कि वो बशार अल असद का साथ देता। ईरान का भी काफ़ी डैमेज हुआ है इसराइल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। तो ईरान भी इस काबिल नहीं रहा था, और हिज़्बुल्लाह को तो आपने देखा ही है कि उनकी लीडरशिप भी ख़त्म की और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो उसको भी ख़त्म किया। तो ये तीनों हाथ बेसिकली उस काबिल नहीं रहे थे जो बशार अल असद साहब को सपोर्ट कर सकते। और ये जो शोरिश उठी है ये बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ बड़े सही टाइम पे उठाई गई कि जब ये तीनों लोग इस काबिल नहीं रहे जो बशार अल असद के साथ खड़े हो सकते, तो ये शोरिश उठी। और देखें आप कितनी तेजी से ये आगे बढ़ी। रूस ने भी अपने एडवाइजर्स वापस बुला लिए, ईरान ने भी अपने एडवाइजर्स वापस बुला लिए, और हिज़्बुल्लाह ने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की। यानी कि आप कह रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह की जो इसराइल के साथ जो गुज़श्ता दिनों में जंग हुई उसकी वजह से हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हुआ है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने आखिर में फतह का दावा किया था। हिज़्बुल्लाह ने फतह का दावा किया होगा, लेकिन आपको याद होगा कि इस शोरिश से कुछ दिन पहले हिज़्बुल्लाह और इजराइल के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट भी हुआ था, एक सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हुआ था 60 दिन का। जी बिल्कुल। तो अगर हिज़्बुल्लाह मजबूत थी तो उसने सीज़ फायर एग्रीमेंट क्यों किया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी है कि 24 साल बशार अल असद ने हुकूमत की, लेकिन इस 24 सालों के जो जुल्म और सितम की दास्तानें अपने अवाम पर वो गुज़श्ता कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत खुलकर नज़र आ रही हैं कि किस तरह उन्होंने अपने ही लोगों पर जुल्म किया, और अकूबत खाने जो बनाए गए थे, जो टॉर्चर सेल बनाए गए थे, वहाँ से जो लोग बाजियाब हो रहे हैं। जो लोगों में बशार अल असद के लिए एक नफ़रत थी, बगावत थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये भी नाकामी की वजह हम कह सकते हैं। आप देखिए, जो भी गवर्नमेंट ओवरथ्रो होती है ना, उसके बाद फिर इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी निकलती हैं। हमने पहले भी देखा कि लिबिया में मुअम्मर कद्दाफी जब गए तो उनके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली। फिर सद्दाम हुसैन गए तो उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली। तो अभी बशार अल असद के बारे में भी निकल रही हैं। ये तो आप दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट को जब ओवरथ्रो करेंगे, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे, तो उधर से भी बहुत सारे काले कानून निकलेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो कि मौजूद दुनिया में बुरी समझी जाती हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर जब इंफॉर्मेशन और आती है और पता चलता है तो अच्छे काम भी पता चलते हैं। तो जो गवर्नमेंट ओवरथ्रो होती है उसके अच्छे काम तो उनका प्रचार कोई नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि उस गवर्नमेंट के ओवरथ्रो को जस्टिफाई करना होता है, इसलिए बुरे कामों को सामने लाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किए होंगे बुरे काम, और ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यकीनन होगा। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जो उन्होंने कोई अगर अच्छे काम भी किए होंगे तो उनको भी सामने लाना चाहिए, जबकि वो सामने नहीं आ रहे। और हर ऐसे आदमी को जिसको ओवरथ्रो किया जाता है, जिनकी हुकूमत हटाई जाती है, उनको बिल्कुल एक इविल बना के पेश किया जाता है। तो ये बात सही है कि लीडर्स को अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, और पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नेंस में, जिससे लोगों और हुकूमत के दरमियान एक बाहमी ताउन और बाहमी रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है वो बरकरार रहे।